नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। आज आपके पसंदीदा प्रोग्राम एशियन स्पेशल में हम धधकते मणिपुर का सच पर चर्चा करेंगे। मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट यानी आफ्स्पा हटाने का आग्रह किया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट एक विशेष कानून है जिसके तहत अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को खास शक्तियां दी गई हैं। इस कानून का इस्तेमाल करके सशस्त्र बल किसी भी इलाके में 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा सकते हैं। अगर सशस्त्र बलों को लगे कि कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद बल का प्रयोग भी किया जा सकता है और उस पर गोली भी चलाई जा सकती है। आफ्स्पा सशस्त्र बलों को उचित संदेह होने पर बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी भी परिसर में प्रवेश कर तलाशी लेने का अधिकार देता है। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा ने 15 नवंबर की रात फिर जोर पकड़ लिया। इस बार तो उपद्रवी भीड़ ने मुख्यमंत्री के दामाद का घर जला दिया। कुछ विधायकों के भी घरों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में हुई इस हिंसा की ताजा घटनाओं की जांच एनआईए करेगी। मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। जिरीबाम जिले में रविवार को एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। इसके बाद हालात और खराब हो गए। इसे देखते हुए राज्य के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा जारी है। यहां मैतेई और कुकी और नागा आदिवासी के बीच झगड़ा पुराना है। मैतेई लोग खुद को जनजाति का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, मगर नागा और कुकी उनको यह स्टेटस न मिलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैतेई चूंकि बहुसंख्यक हैं और राज्य की सत्ता में भी उनका काफी दखल और प्रभाव है, इसलिए वे इन लोगों पर भारी पड़ते हैं। किंतु मामला इतना आसान और स्पष्ट नहीं है। इसका सच कुछ और भी है। अन्यथा पिछले कई दशकों से शांत मणिपुर में अचानक हिंसा का लावा कैसे फूट पड़ा, इसे यदि न समझा गया और न सुलझाया गया तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। बता दें कि भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य देश के सीमावर्ती राज्य भी हैं। मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है और वह भी 352 किलोमीटर की सीमा है। मिजोरम, नागालैंड और असम भी इसको घेरे हुए हैं। मणिपुर में हिंसा का सिलसिला 3 मई 2023 से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। इस हिंसा के चलते अब तक 220 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी साल जून में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस चौकी और घरों में भी आग लगा दी थी। राज्य में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भी हो चुका है, जिससे 1 जवान शहीद हो गए थे और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अभी अक्टूबर में ही भीड़ ने उखरूल कस्बे में पुलिस थाना पर हमला कर हथियार भी लूट लिए थे। साथ ही इस हिंसा के कारण कोलकाता बैंकॉक हाईवे का काम लटक गया था। इस हाईवे के बन जाने से कोलकाता से म्यांमार और थाईलैंड तक सड़क मार्ग से जाया जा सकेगा। अब इस सड़क का निर्माण ठप होने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में फजीहत भी हो रही है। हर एक को लगता है कि सरकार मणिपुर की हिंसा को नहीं रोक पा रही है, न उसे सुलझा पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार इस समस्या को लटकाए हुए है, जबकि इस बीच स्वयं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि केंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब केंद्र सरकार की दिक्कत यह है कि वह मणिपुर से कैसे निपटे। दरअसल वहां घाटी में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और पहाड़ियों में कुकी और नागा आदिवासी हैं। नागा पूरी तरह ईसाई हैं, जबकि कुकी बौद्ध, हिंदू और ईसाई हैं। मैतेई समुदाय वैष्णव हिंदू हैं। इनकी कुछ आबादी मुसलमान हो चुकी है। वहां के जनजातीय कानून के अनुसार मैतेई पहाड़ी इलाकों में जाकर नहीं बस सकते। वे आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जबकि उनको घाटी में आकर बसने की छूट है। मणिपुर के पहाड़ी इलाके हरे भरे हैं। वहां के लोग काफी पढ़े लिखे हैं क्योंकि चर्च ने वहां बहुत काम किया है।
इसके अलावा वहां म्यांमार से हथियार भी आते रहते हैं, इसलिए वहां पर चल रही हिंसा पर काबू न किया गया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। पूर्व की सरकारों में सदैव इस क्षेत्र को नियंत्रण में रखा गया। बात सिर्फ ये नहीं है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच रहा है, धधकते मणिपुर का सच यह भी है कि वहां आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ताजा घटना में मणिपुर के जिरीबाम से लापता हुए एक ही परिवार के 6 लोगों में से 3 लोगों के शव एक नदी में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को जिरीबाम कैंप से अगवा किया गया था। इनमें 3 महिला और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनकी रिहाई के लिए उनके पिता लैश राम ने इमोशनल अपील भी की थी। कहा था कि वह निर्दोष हैं, जबकि इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को असम मणिपुर बॉर्डर के पास जिरीमुख में 3 लोगों का शव बरामद किया था। हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी महाराष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा को रद्द करके स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस बलों को आदेश दिया है कि वे व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थिति अभी तक नाजुक बनी हुई है और दोनों समुदायों के हथियारबंद उपद्रवी हिंसा में शामिल हैं। बढ़ते संकट से निपटने के लिए केंद्र ने हाल ही में जिरीबाम सहित 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को फिर से लागू कर दिया है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं तनुज दीक्षित जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तनुज दीक्षित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम एशियन स्पेशल में। साथ में राजेश लाहौटी जी हैं, ग्रुप एडिटर एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के। राजेश लाहौटी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। समस्या गंभीर है। तनुज दीक्षित जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे। मणिपुर उन 7 बहिनी राज्यों में से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। वो 7 बहिनी देश के सबसे सुंदर राज्यों में आते हैं। समस्या है कि पिछले लगभग 1.5 साल से यह इतना बड़ा आग बवंडर चल रहा है। विश्व के हालात भी बहुत नाजुक हैं। ऐसी स्थिति में भारत, जो कि विश्व गुरु बन रहा है, भारत जो कि दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझा रहा है या सुलझाने का प्रयास कर रहा है, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार अपने ही देश के एक छोटे से आंदोलन को क्यों नहीं सुलझा पा रही है? तनुज दीक्षित जी, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, जो स्थितियां मणिपुर के अंदर है वो हम उसको इस तरीके से समझे। 3 समुदाय जिनकी आप चर्चा भी कर रहे हैं, नागा भी है, कुकी भी है, मैतई भी है। तो मैतई जो है वो तो देखिए वैष्णव हिंदू अपने आप को मानते हैं, और नागा जो है वो पूर्ण रूप से ईसाई है। लेकिन जो कुकी समुदाय है उसमें बौद्ध धर्म भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। तो देखिए ऐसे में क्या है, आरक्षण की जो मांग है वो समुदाय के द्वारा की जाना, क्योंकि देखिए वहां का जो मणिपुर का एक लॉ है, उस लॉ के अंतर्गत घाटी में रहने वाले मैतेई समाज के लोग नीचे आकर के अपनी ना जमीन खरीद सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना। तो देखिए एक मणिपुर, आप अगर इस तरीके से देखिए, हम हमारी दृष्टि से मणिपुर को एक देखते हैं, लेकिन मणिपुर अंदर से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। खास करके कुकी नागा एक हो जाते हैं तो हम ये माने कि मणिपुर 2 हिस्सों के अंतर्गत बढ़ जाता है। ऐसे में हिस्से के आप मेरे हिस्से में आ सकते हैं या मैं आपके हिस्से में आ सकता हूं, ये इसके चलते जब से आरक्षण की बात क्योंकि उठी है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, तब से ये चीजों के अंदर दखलंदाज शुरू हो गया कि आप हमारे, और आज 19 महीने ये महत्वपूर्ण है, 19 मंथ्स के ऊपर ये समय निकल चुका है। और हम देख रहे हैं कि 19 महीने, अभी परसों जो 15 तारीख को हुआ, कल जो हुआ 15 तारीख को, जो मुख्यमंत्री, उनके दामाद और कुछ विधायकों के घर में आगजनी तक की घटनाएं मणिपुर में अचानक से देखने को मिली। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो आंतरिक शांति मणिपुर राज्य की होना चाहिए, वो वहां के लोगों ने, अच्छा हम बात करें सरकारों का हस्तक्षेप, और सरकार इसमें इतनी कमजोर क्यों? क्योंकि देखिए ये कोई चंद उपद्रवी नहीं है कि जिनको पकड़ा, थाने में डाल दिया, कोई कार्रवाई कर दी। हालांकि सरकार ने NIA की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामला दिया है, 3 पर पंजीबद्ध FIR भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जो बारीकियां हैं वो सरकार इन्हें मार्मिक रूप से लेती है। जब कभी भी आरक्षण का मामला आया है इस देश में, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो या अन्य दल की रही हो, हमेशा
उस पर एक संवेदनशील मुद्दा मान करके सरकारों ने कभी भी जल्दबाजी से हस्तक्षेप और फैसले नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो स्थितियां मणिपुर में विगत 19 महीनों से है, उसके अंदर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो क्योंकि वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आंदोलनकर्ता जो लोग हैं वो कोई अपराधी नहीं है, वो वहीं के रहवासी हैं, वो वहीं क्षेत्रीय लोग हैं, और ऐसे में कोई भी कार्रवाई जो है उसके परिणाम प्रभावित भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इसी वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि आंतरिक रूप से स्थितियां में सुधार हो, और शायद मुझे लगता है इसके लिए जो लॉ है जिसके अंदर लैंड परचेसिंग के संबंध में या आरक्षण का जो मुद्दा है उसके अंदर सरकार को विचार करने की सख्त आवश्यकता है। एक बार उन मुद्दों पर समाधान निकलेगा तो शायद स्थितियों में कुछ सुधार भी देखने को मिलेगा। जी, अगला सवाल लेते हैं राजेश लाहौटी जी से। राजेश लाहौटी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग भरे पड़े हैं जो कि देश के बाहर विदेशों में भी या देश के और भी मुद्दों पर अपना अपना बुद्धिजीवी विचार रखते हैं। समस्या है कि अगर 3 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं या मोटे मोटे तौर पे 2 समुदाय एक होकर एक समुदाय से लड़ रहे हैं, और जो कि हमारे देश का सीमा है और देश का अभिन्न अंग है, और वहाँ पे आंतरिक कलह अगर 19 महीनों से चल रही है, तो वो बुद्धिजीवी, इतना बड़ा गृह मंत्रालय, इतने जो कि राजनीति के बहुत बड़े भीष्म पितामह कहे जाते हैं अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और इतनी बड़ी टीम क्यों कुछ ऐसा कदम या कुछ ऐसे उपाय नहीं निकाल पा रही है जिससे यह अंतर्कलह ठीक हो और भारत की राष्ट्रीय छवि जो खराब हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसको भी नुकसान न पहुंचे? ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि जब इतनी सारी शक्तियां हैं पीछे, सरकार एक बहुत मजबूत स्थिति में है, तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं संभल पा रही है। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो कुकी और मैतेई, ये दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े के पीछे की जड़ और इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है जो एक आम आदमी है उसे इस तरह के विवादों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसे अपने सुबह और शाम की रोटी की ज्यादा चिंता होती है बजाय किसी भीड़ का हिस्सा बनने के, किसी विवाद के या किसी भी तरह के खून खराबे के। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कुछ मणिपुर के इतिहास को उठा के देखें तो जो म्यांमार से लगी हुई सीमा है, यहाँ से न केवल हथियार आते हैं बल्कि भारी मात्रा में ड्रग्स भी आता है मणिपुर में। और वो जो ड्रग्स का कारोबार वो इतना बड़ा कारोबार है कि वहाँ की आबादी पूरी तरह से इसमें लिप्त है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ड्रग्स के कारोबार में अफीम की खेती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस बार सरकार ने क्या किया है, जब विवाद हुआ था तो अफीम की खेती को वहां सिरे से साफ करना शुरू किया, जिससे एक विशेष, जो भी कहें, एक विशेष वर्ग के लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें। और जब ये जनजाति वाला मामला आया, आरक्षण की मांग वाला, तो ये तो जनजाति के रूप में आरक्षण देना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा मुद्दा है जो संघर्ष का कारण नहीं बनता है। मुख्य कारण ये था कि ड्रग्स के कारोबार का सरकार ने जिस तरह से अंकुश लगाया है, जो उसे खत्म करने पर उतरी है, तो वो सरकार को हिलाना या सरकार को गंभीर खतरे में डालना, उसके पीछे ये मकसद ये है इस पूरे सांप्रदायिक तनाव का। ये हम सांप्रदायिक तनाव इसलिए भी बोल सकते हैं कि ये 2 संप्रदायों के बीच में चल रहा है, कुकी और मैतेई। तो इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात है इस चीज को समझना कि झगड़े की असली वजह कौन है और उसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये नहीं है कि यहाँ आरक्षण दिया जाना या आरक्षण की मांग करना। दरअसल अभी आरक्षण दिया भी नहीं गया है, सिर्फ मांग की गई है और हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि क्यों ना सरकार इस मामले में विचार करे और अगले 4 हफ्तों में अपना जवाब पेश करे। कुछ इसी तरह की हाई कोर्ट ने एक लाइन दी है और इस लाइन देने पे ही वहां विधानसभा में जो एक वर्ग विशेष की जो कमेटी है उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और ये सब चीजें आगे बढ़ने लगी। ठीक ये उसी तरह का है जो हम दूसरे देशों में भी देखते हैं या प्रदेशों में देखते हैं कि कारण कुछ और होता है विवाद का, लेकिन किसी और कारण को आगे बढ़ा दिया जाता है और उसकी आड़ में विवाद शुरू हो जाता है। 19 माह से मणिपुर में जो चल रहा है ये संघर्ष, उसकी भी वजह यही है। अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे समझने वाली बात होती है। सरकार जब अपने पे आती है तो ना कोई वर्ग, ना कोई विशेष होता है और ना ही कोई संप्रदाय होता है और ना कोई सांप्रदायिक तनाव होता है। 19 माह से चली आ रही इस स्थिति को सरकार क्यों नहीं संभाल पा रही, ये वाकई में बहुत चिंतनीय है और सोचने लायक तथ्य भी है कि सरकार के आगे जब कोई टिकता नहीं है तो फिर ये
म्यांमार के जो ड्रग्स जो है तस्कर हैं, ड्रग्स कारोबार चलाने वाले हैं, या वहां के वो लोग जो इस बात को लगातार हवा दे रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव को लगातार बढ़ा रहे हैं और 19 महीने से इसको जीवित रखे हुए हैं, वो आखिर क्यों नहीं खत्म किए जा रहे हैं? क्यों नहीं उन पे अंकुश लगा पा रही सरकार? ये वाकई में बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसको लेकर सोचना बहुत ही जरूरी है कि इन तस्करों को, इन ड्रग्स के कारोबारियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। जी तनुज दीक्षित जी, राजेश लाहौटी जी ने एक बहुत अच्छा एंगल दिया है और इस पर थोड़ी सी और चर्चा होनी चाहिए कि पिछले सरकारें, अभी भाजपा की सरकार है, सिंह साहब मुख्यमंत्री हैं, पिछली सरकारों में, पिछले कांग्रेस की सरकार थी, पिछले सरकारों में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी और वहां शांति से काम चलता रहा। तो क्या यह कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों ने अफीम और जो तस्करी है, जो रैकेट है ये पूरा, इनको ड्रग्स की, अफीम की तस्करी को हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर अंदर सपोर्ट किया, शांत रह के सपोर्ट किया और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। जैसे ही भाजपा की सरकार ने उस पर अंकुश लगाना चाहा, वैसे ही यह उपद्रव का रूप ले लिया और भीतरी ताकतों और बाहरी ताकतों ने मिलकर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि क्या यह इसमें कुछ सत्यता है, वास्तविकता है? देखिए, ये हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कहना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक अगर हम बारीकियां समझे तो मैंने आपसे फिर एक चीज कही कि मुख्य मुद्दा तो देखिए वहां पर दो ही है, जो बाहर का है, इंटरनल मैटर्स वहां पर हो सकते हैं कि ये ड्रग्स और जो गन्स की सप्लाई के बारे में लाहौटी साहब ने बताया, वो भी कारण वजह हो सकती है। लेकिन मुख्य मुद्दे वहां पर जो है मणिपुर के अंदर वो दो हैं। एक तो उनको चाहिए आरक्षण, जातिगत आरक्षण, तो जो कि एक बहुत मेजर पार्ट होता है। दूसरा, जो परमिशंस उनको घाटी के नीचे जमीन खरीदने की नहीं है मैतेई समाज को, और वो परमिशन मकान बनाने की, जमीन खरीदी बिक्री की, ये सब भी कानून के अंतर्गत वो दोनों डिमांड को लेकर के जो है ये हिंसा लगातार जारी है और 19 महीने से हिंसा चल रही है। तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा संज्ञान या कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, कोर्ट अपनी तरफ से इसमें कदम उठा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है, मैंने आपसे एक चीज कही, ये कोई पर्टिकुलर 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, इसके अंदर पूरे के पूरे जो रहवासी हैं, इस समय हम देखते हैं कि जिस तरीके से उपद्रव और दंगाइयों की अगर वहां श्रेणी और क्वांटिटी हम समझे, संख्या समझे, तो वो अपने आप में इतनी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, मणिपुर टोटल 60 जो है विधानसभाओं में बटा हुआ शहर है, राज्य है, प्रदेश है। हाँ जी, और उसके अंदर उसमें लगभग हम देखें कि 40 के आसपास जो है वो घाटी से मैतेई समाज से उसमें वर्चस्व है। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी एक पॉलिसी है, क्योंकि जिस समाज का सबसे ज्यादा होल्ड है मणिपुर के अंदर और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस में जब जातिगत आरक्षण मांगेंगी तो निश्चित रूप से उनकी क्वांटिटी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके लोग ज्यादा है, उनका समुदाय ज्यादा है, उनका समाज ज्यादा है, तो वैसे में प्रभाव पड़ रहा है प्रदेश पे। जी राजेश लाहौटी जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र कितना मानते हैं आप कि इसमें कितना राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और भाजपा की विफलता को आप कैसे देखते हैं, और क्या ठोस कदम 1-2 आप सुझाव देंगे कि उठाया जाना चाहिए सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब राजनीतिक षड्यंत्र की बात आती है तो जो वोटों की राजनीति होती है, तो वोटों की राजनीति में सांप्रदायिक तनाव सर्वोपरि हो जाता है कि वोटों की राजनीति जहां जहां हुई है, जब हुई है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव सामने आया ही है। या सरकारों को डिस्टर्ब करना हो तब भी ये सब चीजें आती ही आती है। यहाँ बात हम सफलता और विफलता की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशंस अलग है। काफी हद तक जो परिस्थितियां हैं वहाँ पर इस तरह से है कि उसको काबू में पाना या काबू में पाने में सरकार को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। करीब 19 माह हो चुके हैं और जो झगड़े की जड़ है, झगड़े की जड़ को भी वो सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, या तो वो इग्नोर कर रही है सरकारें लगातार, या वहाँ का जो तंत्र है उसको इग्नोर कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस पर काबू पाने में ही असफल हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि वोटों की राजनीति सांप्रदायिक तनाव बढ़ाती ही है और उसको काफी हद तक अंकुश करने में खासकर दूसरे जो महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं एजेंसियां या तंत्र है उसको सामने आना ही पड़ेगा और मजबूती से काम करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो भी हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है,
इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसमें बाकायदा सेना के विशेषज्ञों और कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस की एक कमेटी बनाई जाना चाहिए। वो जब तक वो कमेटी नहीं बनेगी या जब तक वो अपनी विचारधारा से अवगत नहीं कराएंगे तब तक इस पर कंट्रोल पाना असंभव होगा। यहाँ समझने लायक एक सबसे बड़ी बात है, जब जम्मू कश्मीर जल रहा था या दूसरे राज्य जल रहे थे और वहां लगातार इस तरह के तनावपूर्ण माहौल थे, जब सरकार उन पर काबू पा सकती है, जब 370 जैसा बड़ा डिसीजन ले सकती है, तब सांप्रदायिक तनाव नहीं भड़क सकते हैं। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी घोषणा, मतलब घोषणा भी नहीं हुई है, सिर्फ एक बात सामने आई है कि मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिया जाए और एक बड़ा सांप्रदायिक तनाव खड़ा हो जाता है, ये गले से नहीं उतरता है। तो ये वाकई में सोचने लायक बात है। बहरहाल जो भी स्थिति हो, आप दोनों ने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको यह समझ आ रहा होगा कि वास्तव में मणिपुर की हालात क्या हैं और वास्तव में सरकार जो कि सर्वोपरि है, सरकार जो कि सबसे शक्तिशाली है, वो चाहे तो इस मसले को सुलझा सकती है। बहरहाल ऐसे समय में मणिपुर की हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जानी जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में राजनीति न करे। मणिपुर राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। उसके कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से भले न सटती हो, किंतु वाया असम वहां तक जाना आसान है। 1950 के पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। 15 अक्टूबर 1949 को वहां के महाराजा बोधचंद्र ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भी कुकी और मैतेई के बीच मनमुटाव था, परंतु राजा बोधचंद्र ने उस पर काबू कर लिया था। प्राकृतिक रूप से समृद्ध मणिपुर में हिंसा को थामना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। एशियन न्यूज की खास पेशकश एशियन स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।